Hello, dear student and respected viewers. Myself Deepak Kumar Thakur, guest assistant professor कमला राय कॉलेज गोपालगंज, एफिलेटेड विद जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण प्रकरण दिल्ली सल्तनत से संबंधित जो चर्चा करें उसी को आगे बढ़ाएंगे। और इस लेक्चर में हम लोग सुल्तान इल्तुतमिश का मूल्यांकन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने उसके प्रशासन और उसकी कठिनाइयों से संबंधित सभी तथ्यों को देखा था। हालांकि उसके प्रशासन से संबंधित जो एकता व्यवस्था है उसको हम लोग अलग से भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आइए हम शुरू करते हैं कि इल्तुतमिश का मूल्यांकन करें। तो हम देखते हैं कि इल्तुतमिश एक सुसभ्य धार्मिक व्यक्ति था, साहसी सैनिक, अनुभवी सेनापति और योग्य शासक था। अगर हम लिखें तो सुसभ्य धार्मिक व्यक्ति था, फिर साहसी सैनिक था, अनुभवी सेनापति था, अनुभवी सेनापति। हम देखते हैं कि वह दूरदर्शी और कूटनीतिज्ञ भी था। दूरदर्शी और कूटनीतिज्ञ भी था। गुलाम का गुलाम होते हुए भी वह जिस गति से उसने उन्नति की और अंत में सुल्तान के पद को प्राप्त किया वह उसकी योग्यता का प्रमाण है। निसंदेह अन्य अनेक जो सरदार थे, चाहे कुतुबी सरदार हों, मुइज़ी सरदार हों, सभी सरदारों में अगर हम देखें तुलनात्मक अध्ययन करें तो इल्तुतमिश सबसे योग्य था। और उसके हम देखते हैं कि इल्तुतमिश ने जो भी सरदार थे यह कहा था कि जब वे उसके दरबार में खड़े होते थे तो उसकी इच्छा उनके हाथों और पैरों को चूमने की थी। उन सभी में अगर हम मतलब इल्तुतमिश के ही कथन को कोट करें तो वह मानता था कि सभी सरदारों में बहुत सारे काबिलियत भरे हुए थे, तभी तो वह उनके हाथों और पैरों को चूमने की कल्पना करता था। और उनमें भी वह इतना योग्य था तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उन सरदारों में सबसे योग्य वह था। और हम देखते हैं कि वह सुसभ्य था और अपने दरबार में ईरानी दरबार के रीति रिवाजों और व्यवहारों को आरंभ किया। वह विद्वानों और योग्य व्यक्तियों का सम्मान करता था। उसने मंगोल आक्रमण के कारण मध्य एशिया और इस्लामी प्रदेशों से भागकर भारत आए हुए सभी योग्य व्यक्तियों और राजपुरुषों को अपने दरबार में स्थान दिया। उसने समकालीन विद्वान मिनहाज सिराज और मलिक ताजुद्दीन को संरक्षण दिया। निजामुल मुल्क मोहम्मद जुनैदी, मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोरी और फखरुल मुल्क इसामी जैसे योग्य व्यक्ति उसके दरबार में सम्मान प्राप्त किए हुए थे। विभिन्न योग्य व्यक्तियों के कारण उसका दरबार सुल्तान महमूद की भांति गौरवपूर्ण बन गया। इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और उसने दिल्ली सल्तनत के सम्मान के अनुकूल सुंदर और वैभवपूर्ण बनाने का प्रयास किया। दिल्ली को उसने दिल्ली में विभिन्न प्रकार के तालाब, मदरसे, मस्जिदें और इमारतें बनवाई। उसने कुतुब मीनार का जो निर्माण प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको पूरा किया और जो प्रारंभिक इस्लामी कला का एक श्रेष्ठ नमूना माना जाता है। अगर इल्तुतमिश के धार्मिक विचारों की तुलना करें तो तबकाते नासिरी के लेखक मिनहाज उस सिराज ने इल्तुतमिश के संबंध में लिखा है कि उसके समान धर्मपरायण, दयालु तथा महात्माओं एवं विद्वानों का सम्मान करने वाला कोई दूसरा शासक नहीं हुआ। इल्तुतमिश रात्रि का पर्याप्त समय प्रार्थना और चिंतन में व्यतीत करता था। वह सूफी संतों जैसे शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिसके बारे में डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का कहना है कि इल्तुतमिश ने उसके ही सम्मान में कुतुब मीनार को बनवाया था। काजी हमीदुद्दीन नागौरी, शेख जलालुद्दीन तबरीजी, शेख बहाबुद्दीन जकारिया, शेख नजीबुद्दीन नक्शबंदी आदि का वह बहुत सम्मान करता था। वह धार्मिक दृष्टि से कट्टर था। उसके व्यक्तिगत जीवन में से ही नहीं बल्कि वह व्यवहार से भी प्रकट होता है। उसने भिलसा उज्जैन में हिंदू मंदिरों को नष्ट किया। उसके अंतिम समय दिल्ली के इस्माइली शियाओं ने उसकी धार्मिक नीति से असंतुष्ट होकर उसे दिल्ली की मस्जिद में कत्ल करने का प्रयास किया था। परंतु जैसा कि खलीक अहमद निजामी लिखते हैं कि उसकी राजनीति उसके धार्मिक विचारों से पृथक रही। वह यह ठीक प्रतीत होता है। वह अपने धार्मिक विचारों के कारण तत्कालिक धार्मिक नेताओं का समर्थन प्राप्त करने, अपने राज्य को नैतिक समर्थन दिलाने में सफल हुआ, परंतु प्रत्येक अवसर पर उलेमा वर्ग से सलाह लेना आवश्यक नहीं मानता था। उसके द्वारा अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकार बनाने का जो प्रयत्न किया गया उससे इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है
इल्तुतमिश एक न्यायप्रिय शासक था। इब्न बतूता के वर्णन से न्यायप्रिय शासक था। इब्न धर्म और राजनीति को उसने अलग अलग करके देखा, जिसकी हम चर्चा कर लिए। तो इब्न बतूता के वर्णन से पता चलता है कि उसने अपने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित कराई, जिसके गले में घंटियां लटकी हुई थी, जिसको बजाकर कोई भी व्यक्ति सुल्तान से न्याय की मांग कर सकता था। इसके अतिरिक्त उसने न्याय करने के लिए सभी शहरों में काजी, अमीर दाद नामक अधिकारी नियुक्त किए। इल्तुतमिश एक साहसी सैनिक और अनुभवी सेनापति का उसके अंदर जो गुण था वह यह दिखाता है कि कैसे ताजुद्दीन अल्दौज को पराजित किया, नासिरुद्दीन खुवाजा को पराजित किया और बंगाल की समस्या को हल किया। 1229 में वह स्वयं बंगाल जाके और बंगाल में शासन व्यवस्था स्थापित किया, बंगाल और बिहार को पृथक पृथक करके। फिर जो राजपूत राजा थे उनको पराजित करने का उदाहरण हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ही देखा कि कैसे वह अपने जो बदायूं, कन्नौज, बनारस, कटिहार, बहराइच इत्यादि जो पयाना, थंगीर, अजमेर, नागौर इत्यादि क्षेत्र थे, इनके आसपास के क्षेत्रों और जो दोआब का क्षेत्र था उस पर किस तरह से उसने अपनी जो अनुभवी साहसी सैनिक और अनुभवी सेनापति के गुण के कारण ही इस विजय को कर पाया। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के अनुसार इल्तुतमिश ने शासन संस्थाओं का निर्माण नहीं किया और वह रचनात्मक प्रतिभा संपन्न राजनीतिक न था। निसंदेह इल्तुतमिश की शासन व्यवस्था के विषय में जानने के साधन उपलब्ध नहीं है और संभवतः उसने किसी नवीन शासन व्यवस्था को जन्म नहीं दिया, परंतु डॉक्टर खलीक अहमद निजामी के अनुसार एकता की शासन व्यवस्था और सुल्तान की सेना के निर्माण का विचार उसने दिल्ली सल्तनत को प्रदान किया और इसमें नवीनता के तत्व खोजे हैं डॉक्टर खलीक अहमद निजामी। और उनके अनुसार इल्तुतमिश ने अपने तुर्क अमीरों को भारी संख्या में जागीरें प्रदान की जो 2 प्रकार की होती थी, छोटी और बड़ी। छोटे इक़्तिदारों को सैनिक सेवा के बदले में भूमि के कुछ भाग से केवल कर वसूल करने का अधिकार था, जबकि बड़े इक़्तिदारों को सैनिक सेवा के अतिरिक्त अपने अपने इक्ताओं के संबंध में प्रशासकीय अधिकार भी दिए गए थे। इक्ता प्रणाली में सामंतशाही तत्व सम्मिलित न हो जाए, इसके लिए इल्तुतमिश इक़्तिदारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित भी करते रहता था। शाही सेना के संगठन का आरंभ भी इल्तुतमिश ने ही किया। सेना की भर्ती, वेतन, प्रशिक्षण और केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाने का प्रावधान उसने किया। उसने मुद्रा में सुधार किए। वह पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। सल्तनत युग में 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जितल उसी ने आरंभ किए। इसके अतिरिक्त नेल्सन राइट के अनुसार विदेशों में प्रचलित अंकों पर टकसाल का नाम लिखने की जो परंपरा है वह भारत में प्रचलित करने का श्रेय इल्तुतमिश को ही जाता है। इल्तुतमिश दूरदर्शी और कूटनीतिक व्यक्ति था, तभी तो वह जो देखते हैं कि खलीफा से अपने पद की स्वीकृति ली और भारत कि उन परिस्थितियों में वंशानुगत राजतंत्र की स्थापना करना एक प्रमुख आवश्यकता थी। इसके लिए उसने खलीफा की स्वीकृति ली। फिर उसने कूटनीतिकता का सहारा लेकर ही मंगोलों के आक्रमण को रोका और चंगेज खां, जलालुद्दीन मंगवारनी के साथ उसने अपने संबंध जिस तरह के विकसित किए वह इसका प्रमाण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इल्तुतमिश की मुख्य सफलता भारत में नव स्थापित तुर्की राज को सुरक्षा प्रदान करना, उसे वैधानिक स्थिति दिलाना और उस पर अपने वंश के अधिकार को वंशानुगत बनाना था। अगर डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के शब्दों में हम कहें तो भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास उससे आरंभ होता है। ऐबक ने अपने द्वारा आरंभ किए गए कार्यों को अधूरा छोड़ दिया, इल्तुतमिश ने उन कार्यों को पूरा किया। एल्दौज और कुबाचा को समाप्त करके उसने गोर और गजनी के स्वामित्व के दावे से दिल्ली सल्तनत को मुक्त कर दिया। राजस्थान के राजपूत शासकों द्वारा दिल्ली सल्तनत के छीने गए प्रदेशों को पुनः अपने अधीन करके तथा दोआब के विद्रोह को दबाकर उसने दिल्ली सल्तनत की वास्तविकता को सिद्ध कर दिया और बंगाल को दिल्ली सल्तनत का एक हिस्सा बना दिया। मंगोल आक्रमण से दिल्ली सल्तनत की रक्षा करके उसने महान संकट से बचा लिया और इसी कारण डॉक्टर खलीक अहमद निजामी लिखते हैं कि ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी आकृति बनाई थी। इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक दिशा एवं एक शासन व्यवस्था और एक शासक वर्ग प्रदान किया। इल्तुतमिश को न तो ऐबक की भांति सुल्तान मोहम्मद गोरी का समर्थन प्राप्त हो सका था और न उसकी भांति भारत के तुर्की सरदारों का नैतिक समर्थन मिला था। इसके विपरीत उसने दिल्ली सल्तनत को प्राप्त करने के लिए आराम से युद्ध करना पड़ा और फिर बहुत सारी कठिनाइयों से जूझते हुए दिल्ली सल्तनत को एक सुव्यवस्थित आकार देना उसकी प्रमुख प्राथमिकता रही और इसके कारण हम देखते हैं कि उसने दिल्ली सल्तनत की एक उत्तम रूपरेखा तैयार की जिसके कारण डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है इल्तुतमिश निसंदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। तो यहाँ एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि इल्तुतमिश
गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था या दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, तो इस प्रश्न को ही इसी आलोक में हम हल करने का प्रयास करेंगे, जो कि विभिन्न इतिहासकारों ने दिया है। और इसी के साथ चर्चा को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।